हेलो बच्चों, आज हमारे भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो हैं विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत तीव्रता। दूसरा टॉपिक जो है वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत तीव्रता का सूत्र। तीसरा टॉपिक जो है वो है आवेशों के निकाय के कारण परिणामी विद्युत तीव्रता। और चौथा टॉपिक जो है वह है विद्युत क्षेत्र रेखाएं एवं के गुणधर्म। इस वीडियो में जहाँ पर आपको ना समझ आए वहाँ पर आप वीडियो पॉज करके और आप उसको दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र चीज़ क्या है? जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है, हमने ये देखा था कि कोई आवेश होता है, उस आवेश के नज़दीक अगर हम कोई दूसरा आवेश ले जाते हैं, जैसे ये एक आवेश है Q1, इसके नज़दीक अगर मैं कोई दूसरा आवेश ले जाता हूँ Q2, तो Q1 आवेश Q2 आवेश पर कूलाम बल लगाता है और उस कूलाम बल के कारण Q2 आवेश जो होगा वो या तो इसकी ओर आकर्षित होगा या इससे दूर प्रतिकर्षित होगा। तो Q1 आवेश से कितनी दूरी तक ये कूलाम बल लगता है, वो जो दूरी है उस दूरी को अगर हम इसके चारों तरफ देखें तो वो दूरी अनंत है, यानी अनंत दूरी तक ये अपने आसपास किसी भी आवेश पर बल लगा सकता है। तो वो जो क्षेत्र है जिसमें ये दूसरे आवेश को स्पर्श किए बिना ही उस पर कूलाम बल लगा देता है, उस क्षेत्र को ही हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र क्या हुआ? विद्युत क्षेत्र परिभाषा देखते हैं कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश पर विद्युत बल लगाया जाता है, तो विद्युत बल लगता है तो बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब यहाँ पर ये परीक्षण आवेश शब्द यूज़ किया है, इसको मैं अभी बताऊंगा कि ये परीक्षण आवेश क्या चीज़ होता है। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर वो क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को टच किए बिना ही उस पर हम कूलाम आकर्षण या प्रतिकर्षण लगा दें, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इसकी रेंज क्या होती है? देखो, इसकी रेंज होती है अनंत दूरी तक। जिस आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं उससे अनंत दूरी तक उसका विद्युत क्षेत्र होता है, उस आवेश बिंदु आवेश से। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे हम कि बिंदु आवेश जो हम ले रहे हैं, ये बिंदु आवेश जो ले रहे हैं, असल में बिंदु आवेश के बारे में मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि बिंदु आवेश क्या चीज़ है। बिंदु आवेश क्या होता है? जैसे हमने सोडियम आयन लिया, क्लोरीन आयन लिया, तो ये इतने छोटे होते हैं, इनका आकार इतना कम होता है, इनका आकार इतना कम होता है, इनकी त्रिज्या इतनी छोटी होती है कि जहाँ हमें अध्ययन करना है उस बिंदु की दूरी से इनकी त्रिज्या बहुत छोटी होती है। ऐसे में हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा अणु है या जो परमाणु है या जो कण है या जो पिंड है, इसका आकार हम क्या मान लेते हैं? बिंदु मात्र मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको बिंदु मात्र मानते हुए इस तरह से हम इसको चेंज कर लेते हैं, तो हम इसको कहते हैं बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश जो होता है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कहाँ तक होता है? अनंत दूरी तक होता है, लेकिन खुद के ऊपर नहीं होता। इसके खुद के ऊपर अगर हम यहाँ चेक करें तो यहाँ पर नहीं होगा, इस बिंदु पर इसका विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो देखो, इसके चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर ये उस पर क्या लगाता है? अन्योन्य बल लगाता है, जिसे हम यहाँ पर कूलाम बल कहते हैं। 10⁻⁻15 मीटर निकटतम दूरी से अनंत दूरी तक ये काम करता है। अब परीक्षण आवेश क्या चीज़ होती है? परीक्षण आवेश बच्चों टेस्टर की तरह होता है। हम अपने घर में टेस्टर इस्तेमाल करते हैं ना, जिससे हम क्या करते हैं, ये पता करते हैं कि स्विच में करंट है या नहीं है। इस तरह से होता है ना टेस्टर, इसमें छोटा सा बल्ब लगा होता है, इसको हम क्या करते हैं, स्विच में डालते हैं और उससे पता करते हैं कि यहाँ पर करंट है या नहीं। तो ऐसा ही एक टेस्टर होता है। ये टेस्टर क्या करता है? स्थिर वैद्युतिकी में ये किसी जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बल, विद्युत विभव या अन्य कोई भी राशि है उसको पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खासियत क्या होती है परीक्षण आवेश की? इसकी खासियत ये होती है कि इसका जो मान होता है, जो इसका मान होता है, इसका मान जो होता है वो लगभग 0 होता है। ऐसा हम लेके चलते हैं, इसकी लिमिट लेते हैं हम, कि लिमिट हम ये मानते हैं कि Q जो है, Q0 से लिखते हैं इसको, Q0, उसका मान जो है लगभग 0 है, यानी इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। तो किसी भी जगह, जैसे ये जगह है, यहाँ पर मुझे पता करना है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है या नहीं है, तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा? परीक्षण आवेश को रख दूँगा। तो परीक्षण आवेश को हम इस तरह से शो करेंगे, ये परीक्षण आवेश हो गया। तो इस आवेश पर अगर वहाँ बल लगेगा तो हम कहेंगे कि यहाँ विद्युत क्षेत्र है।
ठीक है। तो ये परीक्षण आवेश होता है। तो परिभाषा अनुसार अगर हम, छोटी सी परिभाषा है कि ऐसा धनात्मक बिंदु आवेश, धनात्मक होता है ये हमेशा, जिसका परिमाण अति अल्प होता है तथा इसको हम लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, यानी इसका खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होता, ठीक है। यानी ये मान के चल रहे हैं भी एक परीक्षण आवेश के पास दूसरा परीक्षण आवेश ले जाएं तो लगभग उनमें कोई बल नहीं लगेगा, ऐसा मान के हम चल रहे हैं। अब देखो, इसे प्लस क्यू नोट से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र में तीव्रता, विद्युत विभव आदि का अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेसन में आगे हम देखेंगे कि हम इसका जहाँ भी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विभव निकालना है या कुछ और निकालना है, वहाँ पर हम इसको रख देंगे और स्टडी करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता शब्द से क्या अर्थ है? तीव्रता शब्द का अर्थ ये है कि मान लीजिए आपने ये एक परीक्षण आवेश लिया, हमने यहाँ पर हमने हमने एक आवेश रख दिया यहाँ Q। अब इस आवेश से एक दूरी तो हमने ये ले ली R, और इसी आवेश से एक दूसरी दूरी हमने ले ली 2R, इसी आवेश से एक दूरी और हमने ले ली 3R, इसी आवेश से हमने एक दूरी ले ली 4R। तो अब मैं यहाँ परीक्षण आवेश को रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ और यहाँ रखूँ, मैंने 4 जगह पर परीक्षण आवेश को रखा। तो क्या चारों जगह इस पर जो बल लगेगा वो बराबर लगेगा? नहीं लगेगा ना। यहाँ पर बल का मान क्या होगा? क्योंकि ये इसके नज़दीक है तो यहाँ बल का मान क्या होगा? यहाँ बल का मान सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर क्या होगा? थोड़ा और कम हो जाएगा, यहाँ थोड़ा और कम हो जाएगा, यहाँ थोड़ा और कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी बिंदु पर कितना कूलाम बल लग रहा है उसका अध्ययन हम किस तरह से करेंगे। हम उसमें ये जो आवेश हम रख रहे हैं इसका हम कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना चाहते। हम ये चाहते हैं कि इस जो हमने रखा है वो उसमें इंक्लूड ना हो। तो हमें क्या करना होता है? उस बिंदु पर एक राशि निकालनी होती है, उस भौतिक राशि को ही हम बोलते हैं विद्युत तीव्रता। तो अब विद्युत तीव्रता जो है, विद्युत तीव्रता किसी बिंदु पर जो कूलाम बल होता है उसी का एक संख्यात्मक मान होता है किसी भी बिंदु पर, ठीक है। और उस राशि के अंदर वो आवेश नहीं आता जिसे हमने रखा है। यानी अगर हम सिंपली देखें तो यहाँ पर अगर हमें कूलाम बल निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? F बराबर K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। मैं ये चाहता हूँ कि ये Q नॉट जो है ये यहाँ से हटा लूँ मैं। तो Q नॉट हटाने के बाद में जो ये राशि बनेगी K Q बाई R स्क्वायर, ये राशि ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये मैंने आपको मैथमेटिकली समझाने की कोशिश की है। तो अब हम मेन बात पर आते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या चीज़ है। तो हमने देखा था बिंदु आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश पर बल लग रहा था, तो वो सारा विद्युत क्षेत्र था। अब अलग अलग बिंदुओं पर वो बल अलग अलग लगता है, तो उसे हम किससे नापते हैं? तीव्रता से नापते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में इकाई परीक्षण धन आवेश पर, तो इकाई यानी धन आवेश जो है हमने परीक्षण आवेश इकाई मान लिया, लगने वाला विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो ये देखो तीव्रता का सूत्र क्या हुआ? किसी जगह पर हमने परीक्षण आवेश रखा और परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है तो बल बटे परीक्षण आवेश, उस जगह तीव्रता का मान होगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर परीक्षण आवेश रखा है, यहाँ पर इस पर जो बल लग रहा है, मान लीजिए उस बल का मान जो है यहाँ पर F1 है। तो ये जो बल है और ये जो आवेश है इसका जो अनुपात होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीव्रता का मान होगा। मान लो यहाँ बल लग रहा है F2, तो यहाँ पर जो बल लग रहा है परीक्षण आवेश पे वो बल और परीक्षण आवेश का अनुपात यहाँ पर तीव्रता होगी। यहाँ पर जो बल लग रहा है वो F3 लग रहा है, तो यहाँ पर F3 बटे Q नॉट। इसी तरह से यहाँ पर F4 बल लग रहा है, यहाँ पर F4 बल लग रहा है, तो F4 बटे Q नॉट। तो देखो हर जगह हमने क्या करा? जिस पर बल लग रहा है उससे भाग दे दिया, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो वहाँ से हट जाएगा, Q नोट का इम्पैक्ट हट जाएगा। तो इसको हम क्या कर देते हैं? Q नोट को 1 मान लेते हैं, एक इकाई मान लेते हैं इसको। और इकाई मान करके तो फिर क्या बच जाएगा? F1 बच जाएगा या F2 बच जाएगा या F3 बच जाएगा या F4 बच जाएगा। तो ये जो परिमाण होगा, अब ये जो परिमाण बचा, ये परिमाण ही वहाँ क्या होगा? तीव्रता का मान होएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर इस बिंदु पर जो है हमारे को 10 न्यूटन का कूलाम बल लग रहा है, ठीक है। तो 10 न्यूटन का कूलाम बल किस पे लग रहा है? परीक्षण आवेश पे लग रहा है। तो संख्यात्मक रूप से यहाँ पर जो तीव्रता का मान होगा वो 10 होगा, 10 इकाई। मान लीजिए यहाँ पर जो कूलाम बल लग रहा है वो सिर्फ 5 न्यूटन लग रहा है, 5 न्यूटन कूलाम। तो यहाँ पर जो ये राशि 5 है, 5 इकाई, ये यहाँ पर तीव्रता का मान होगा। इस बिंदु पर मान लीजिए 2 न्यूटन का कूलाम बल लग रहा है, 2 न्यूटन सिर्फ,
तो यहाँ पर दो जो राशि है, दो इकाई क्या हो गई, यहाँ तीव्रता का मान होगा। इसी तरह से मान लो यहाँ पे 0.5 न्यूटन का कूलाम बल लग रहा है, तो 0.5 जो राशि होगी वो यहाँ पर तीव्रता का मान हो गया। तो यही चीज़ इसने यहाँ पर की है। यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है हमें कि ये जो बटे वाली राशि है, अगर हम इसको 1 मान लें, ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो E बराबर क्या आ गया, F। अब देखो E बराबर F हो नहीं सकता, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये बल है। तो तीव्रता और बल दो भौतिक राशियाँ बराबर थोड़ी हो सकती हैं। ये संख्यात्मक मान को शो कर रहे हैं। देखो इसने मॉड लगाया है यहाँ पर, यानी बल का जो मान है 5 न्यूटन है, तो E का मान क्या होगा, 5। अब आगे मात्रक क्या आएगा, तीव्रता का मात्रक आएगा। इस तरह से ये कह रहे हैं। तो ये परिभाषा लिखने के लिए हम इस तरह का इस्तेमाल करते हैं कि डिनोमिनेटर यानी जो हर में जो राशि होती है उसको इकाई मान करके हम ये करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में परिभाषा अनुसार। अगर हम देखें तो तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, इस तरह से देते हैं। फिर उसके बाद में व्यापक रूप में वो जो सूत्र है, ये सूत्र बिल्कुल सही नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है सही, क्योंकि ये जो हमने बटे में आवेश रखा है, इस आवेश को हम ये मान के चल रहे हैं कि ये बहुत अल्प है, लेकिन हमको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। क्या, कैसे, कि हम जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो असली जो सूत्र लिखेंगे, जो बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, उसमें हम ये लिखेंगे लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0, यानी Q नॉट लगभग 0 है, ठीक है। तब तीव्रता का जो मान होगा वो F/Q नॉट होगा। आगे बस उनमें तो अपने ये सूत्र देखेंगे, तीव्रता का सूत्र तो हमने याद कर लिया। तीव्रता का सूत्र क्या होता है, कूलाम बल बटे परीक्षण आवेश। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो एक सदिश राशि होती है, ये एक वेक्टर है। क्यों, क्योंकि ये बल को ही तो व्यक्त कर रही है। ये किसको व्यक्त कर रही है, बल को ही व्यक्त कर रही है एक तरह से। किसी जगह कूलाम बल का मान कितना है, इकाई धनावेश पर कूलाम बल, तो बल ही तो है ये, तो इसको अंदर इसकी दिशा तो होनी चाहिए। तो अब जनरली देखो, जो दिशा इसकी है वही दिशा इसकी होगी, है ना। तो यहाँ पर जो बल लग रहा है जिस दिशा में, वही दिशा तीव्रता की है, इस तरह से है। तो देखो यहाँ पर इसकी दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है, तीव्रता की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो इसको मैं एक चीज़ से बताता हूँ, आगे चल करके हम क्या करेंगे, संधारित्र पढ़ेंगे। संधारित्र अगले पार्ट में हम देखेंगे। तो संधारित्र में क्या होता है, धातु की दो प्लेटें होती हैं। एक ये प्लेट है, इस धातु की प्लेट पे धन आवेश है, इसके सामने दूसरी प्लेट है, इस पर ऋण आवेश है। अब मान लीजिए इन प्लेटों के बीच जो जगह है, किसी भी बिंदु पर अगर आपसे कोई पूछे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, तो आप हमेशा धन से ऋण की तरफ लाइन खींच के दिखा दोगे ऐसे। इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा क्या है, तो आप धन से ऋण की तरफ लाइन खींच के दिखा दोगे। तीव्रता की दिशा धन से ऋण की तरफ, तीव्रता की दिशा धन से ऋण की, यानी तीव्रता की दिशा जो होती है वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा क्या होती है, धन से ऋण की तरफ होती है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी हमेशा। ये फिक्स है कि तीव्रता की दिशा जो होती है वो हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। अब बात आती है कि जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सदिश राशि है, इसकी दिशा धन से ऋण की तरफ होती है। अब आता है इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक यानी MKS मात्रक, SI मात्रक, MKS नहीं बोलेंगे, SI मात्रक बोलेंगे। क्या है, तो वो क्या होता है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये बल किस में होता है, न्यूटन में, और आवेश किस में होता है, आवेश किस में होता है, कूलम में। तो न्यूटन पर कूलम हो गया ना, तो न्यूटन प्रति कूलम हो गया। इसका एक दूसरा मात्रक भी होता है वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट जो मात्रक है वो विद्युत विभव और विभवांतर का मात्रक है, जो अब अगले पार्ट में आएगा। तो आपको याद रखना है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ये ज़्यादा यूज होता है वोल्ट पर मीटर। पर चलो अब तीव्रता का विमीय सूत्र, तो यहाँ से हम विमीय सूत्र निकालेंगे। तो न्यूटन बल है, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, M1L1T-2। और कूलाम क्या आवेश, तो देखो आवेश का विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं हम, विद्युत धारा इंटू समय आवेश होता है। तो ये क्या हो गया, विद्युत धारा एक मूल भौतिक राशि है A1 और समय T1, तो A1T1। तो जहाँ भी विद्युत आवेश का विमीय सूत्र लिखना पड़े वहाँ A1T1 लिख दो। तो ये T1 A1 लिख दिया। तो ये कितना बन गया, M1L1T-3, ये ऊपर चला गया, माइनस हो गया, तो -3 हो गया, और A-1 ये आ गया। इसे आप याद रखिए, तीव्रता का विमीय सूत्र ये होता है, ठीक है। उसके बाद में मैं थोड़ा सा नोट में मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि तीव्रता का जो हमने सूत्र लिखा है वो सूत्र ये है ना। अब यहाँ से एक सूत्र बन के आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। वो सूत्र क्या काम आता है वो बताता हूँ। देखो E बराबर F/Q नोट है, तो F बराबर क्या हो गया, Q नोट E। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मान लीजिए आप पहले से एक विद्युत क्षेत्र में है, इस तरह से विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। ये एरो लगा करके मैंने तीर का निशान लगा के आपको तीव्रता दिखाई। मान लो मैंने यहाँ पर क्या रखा, एक प्लस Q नोट आवेश रख दिया, यानी एक धन आवेश रख दिया। अब आप क्या देखते हो
कि ये जो आवेश मैंने रखा है और ये जो विद्युत क्षेत्र है, तो क्या ये आवेश इस विद्युत क्षेत्र में ऐसा ही पड़ा रहेगा? नहीं। आप जानते हो कि कोई भी आवेश जब किसी दूसरे आवेश के क्षेत्र में आता है, तो ये किसी दूसरे आवेश का क्षेत्र है जिसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल रहे हैं, तो इस पर बल लगेगा। अब ये बल किधर लगेगा? तो आप खुद बता सकते हो ये बल किधर लगेगा। कैसे? देखो, आपको तीव्रता का सूत्र पता है, E बराबर F/Q0। ठीक है, तो F बराबर क्या हो जाएगा? Q0E। F बराबर क्या होगा? Q0E। हो गया ना? अब मान लीजिए आप कहते हो मैं यहाँ पर Q0 की जगह सिंपली क्या लेता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल आपको Q आवेश बोलता हूँ। तो आप यहाँ पर सूत्र में क्या करोगे फिर? सूत्र में आप Q0 की जगह क्या रख दोगे? यहाँ पर सूत्र में आप Q0 की जगह Q रख दो। तो इसका मतलब ये हुआ जो आपका आवेश है वो क्या है? वो Q है। अब देखो, तो E बराबर F/Q होगा, तो F बराबर Q ही हो। अब देखो, अगर ये धन आवेश है, अगर ये धन आवेश है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और अगर यहाँ प्लस आ जाएगा तो Q आवेश को E विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर बल कितना लग रहा है? QE। तो E की दिशा जो है, E की दिशा जो है वही F की दिशा है। तो E की दिशा किधर है? इस तरफ है, तो इस पर लगने वाले बल की दिशा भी क्या होगी? इसी तरफ। तो धन आवेश हमेशा किधर जाएगा? जिस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसी तरफ जाएगा। तो इस पे बल का मान हमने क्या लिखा? QE। समझ आई बात? तो इस पे बल का मान हमने क्या लिखा? QE। इसी तरह से यहाँ देखो, इस बिंदु पर, ये जो बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने -Q आवेश रखा है, तो आप सूत्र में क्या रखोगे? F बराबर Q की जगह क्या रख दोगे? -Q और E। तो -QE हो गया, है ना? अब देखो, ये माइनस चिन्ह जो है E के साथ अप्लाई करेंगे तो -E दिशा हो गई। तो -E दिशा किधर होगी? इधर होगी, क्योंकि E की दिशा किधर है? इस तरफ है। तो -E की दिशा किधर होगी? इस तरफ। तो ये जो बल की दिशा हुई वो -E की दिशा हुई, तो इस पे बल किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो बल लग रहा है वो किस दिशा में लग रहा है? वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला? हमने कंक्लूजन निकाला कि धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की अनुदिश भागता है बल लगने के कारण। ठीक है, और ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र में रखने पर वो हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में भागता है। विद्युत क्षेत्र की ये दिशा है, ये इधर भागेगा, F बराबर QE। ठीक है, दोनों का परिमाण बराबर है लेकिन दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में ये जो सूत्र है E बराबर F/Q, तो यहाँ पहले मैंने Q0 लिखा था ना, अब यहाँ पर Q0 लिखा था, अब सिंपली हम Q लिख देते हैं। मान लो तो E बराबर F/Q, तो F बराबर क्या हो गया? QE हो गया। तो प्लस Q आवेश जो है वो तीव्रता के किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखने पर इसमें जो बल लगता है वो किधर लगेगा? तीव्रता के अनुदिश लगेगा। ठीक है, और अगर -Q आवेश है तो उस पर बल किधर लगेगा? F बराबर -Q, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ तो समझाई दी है। तो धन आवेश हमेशा किसी विद्युत क्षेत्र में किधर भागेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और ऋण आवेश हमेशा किधर भागेगा? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। इसी कारण आप अगले लेसन में देखोगे, जब हम धारा विद्युत पढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हम किसी मेटल वायर यानी किसी तांबे की तार में जब विभवांतर लगाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये सिरा धन है और ये सिरा ऋण है, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहे हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं, यानी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में भागते हैं इलेक्ट्रॉन, इसीलिए भागते हैं ये विद्युत बल के कारण। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ हो गया। अब बात आती है कि जो धन आवेश है, जो धन आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा दूर की ओर होती है। आप धन आवेश से कोई भी बिंदु ले लीजिए जहाँ आपको तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी तीव्रता की दिशा पता करनी है। जैसे ये आपने ये बिंदु मान लिया, इस बिंदु से आप धन आवेश को मिला दीजिए, इसको हम अक्ष बोलेंगे, अक्ष। तो इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर धन आवेश के कारण तीव्रता की दिशा क्या होगी? अपना पेन यहाँ रखेंगे और अगर धन आवेश है तो बाहर की ओर एरो लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर तीव्रता की दिशा हमें पता चल गई। मान लो इस धन आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा बतानी है, तो सबसे पहले धन आवेश से इस बिंदु को मिलाएंगे और मिलाने के बाद इस बिंदु पर पेन वापस रखेंगे और दूर की ओर इस दिशा में एरो लगा देंगे। तो इस जगह तीव्रता की दिशा क्या हुई? इस तरफ हुई। मान लो इस जगह आपको तीव्रता की दिशा बतानी है, तो इस जगह तीव्रता बतानी है तो पहले इसको एरो, इसको मिलाओ धन आवेश को इससे, और फिर इस बिंदु पे दूर की तरफ तीव्रता की दिशा दिखा दो इस तरह से। ठीक है, तो धन आवेश के कारण तीव्रता की दिशा हमेशा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर होती है। अब बात करते हैं ऋण आवेश के कारण।
तो कोई ऋण आवेश है मान लीजिए, तो ऋण आवेश के कारण कहीं तीव्रता दिखानी, मान लो इस बिंदु पर दिखानी है, सेम वही चीज़। तो ऋण आवेश के कारण तीव्रता की दिशा क्या होगी, सबसे पहले उस बिंदु को ऋण आवेश से मिला देंगे और फिर उसी जगह वापस जाएंगे और एक तीर खींचेंगे, एरो लगाएंगे और ऋण आवेश की तरफ एरो दिखा देंगे, इसको बोलेंगे भीतर की ओर। तो ऋण आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर तीव्रता क्या होती है, भीतर की ओर। ऋण आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता क्या होती है, भीतर की ओर। ऋण आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर तीव्रता क्या होती है, भीतर, ऋण आवेश की ओर ही होते हैं। तो धन आवेश के कारण बाहर की ओर और ऋण आवेश के कारण भीतर की ओर होती है। अब देखो यही चीज मैंने यहाँ पे बताया कि धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है दूर की ओर होती है और ऋण आवेश के कारण तीव्रता भीतर की ओर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है। नहीं समझ आया तो दोबारा आप रिवाइंड करके देख सकते हो। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है। क्या टॉपिक है, टॉपिक ये है हमारा कि मैंने आपसे ये कहा कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू, मैं यहाँ से कोई दूरी है 10 सेंटीमीटर दूरी है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूरी यानी आर। यहाँ पर मैं पता करना चाहता हूँ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, तीव्रता का मान क्या है। तो आपके पास तो सूत्र है एफ बटे क्यू नोट। अब एफ बटे क्यू नोट में कहीं पर भी ये क्यू आवेश हमें नहीं दिख रहा और ना ही ये दूरी हमें दिख रही। तो ये जो सूत्र है ये तो तीव्रता का परिभाषा का सूत्र है। इसकी मदद से अब हम क्या करेंगे, किसी बिंदु आवेश से किसी दूरी पर तीव्रता का सूत्र बनाएंगे। तो तीव्रता का सूत्र बनाने का मतलब हमारा ये है कि हम तीव्रता का एक ऐसा सूत्र बनाएंगे, ऐसा सूत्र बनाएंगे जिसमें Q भी आए और जिसमें R भी आए, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आए। तो कैसे बनाएंगे हम, देखो तो वही चीज़ हमारा मकसद क्या है। तो टॉपिक को समझना, ध्यान से देखना होता है कि हमको करना क्या है। तो बिंदु आवेश यानी ये रहा बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर, यानी यहाँ से R दूरी पर, यहाँ मैंने कोई परीक्षण आवेश यहाँ पर मैंने कोई परीक्षण यहाँ पर ले लिया, मैंने ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लिया, ठीक है ना, अध्ययन बिंदु ले लिया इस जगह पर R दूरी पर, और यहाँ मुझे अध्ययन करना है। क्या अध्ययन करना है, मुझे यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो सूत्र निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं परीक्षण आवेश, मैंने एक बिंदु आवेश ले लिया जिस आवेश के कारण मुझे तीव्रता निकालनी है और वो दूरी, तो मेरे सूत्र में ये दो चीज़ें आनी चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, प्लस क्यू आवेश से R दूरी पर सबसे पहले क्या करता हूँ, एक परीक्षण आवेश रखता हूँ प्लस क्यू नॉट। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर इस बिंदु पर ये परीक्षण आवेश रख दिया। ये देखो, इसको रखते ही जैसे मैं इसको यहाँ रखूँगा, क्योंकि ये क्या है, धन है और ये भी धन है, तो धन और धन आवेश क्या होंगे, प्रतिकर्षित। तो ये किस तरफ भागेगा, दूर की ओर। तो धन आवेश के कारण प्रतिकर्षित होगा, तो ये इस तरफ भागेगा। अब क्यों भागेगा ये, क्योंकि इस पर बल लग रहा है, यानी इस पर कूलाम बल लग रहा है। और दो आवेशों के बीच कूलाम बल का क्या सूत्र होता है, वो हमें पता है क्या होता है। ये परिमाण रूप में लिख रहा हूँ मैं, ये देखो मोड लगाया ना, तो के क्यू डैश बटे आर स्क्वायर। यहाँ के आप जानते हो स्थिर विद्युत बल नियतांक होता है, जिसका ये हम यहाँ ले रहे हैं वायु या निर्वात ले रहे हैं बीच में, यहाँ कोई माध्यम नहीं है, वायु या निर्वात है। तो के का मान 1/4πε0 होता है, ठीक है। और इसकी दिशा किधर है, दिशा मैंने आपको बता दी, इस तरफ है। ये तरफ, इस तरफ का मतलब क्या है, हमारे राइट हैंड साइड में। तो ए से बी की दिशा है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, दिशा क्या हो, वेक्टर ए बी, आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या कहती है कि किसी भी बिंदु पर, कोई भी बिंदु है वहाँ तीव्रता का मान क्या होता है, वहाँ पर परीक्षण आवेश पे बल बटे परीक्षण आवेश। तो देखो मैंने वही किया यहाँ पर, तीव्रता का मान क्या है, परीक्षण आवेश पे बल बटे परीक्षण आवेश। तो बल का सूत्र तो हमने निकाल रखा है, वो मान यहाँ रख देंगे, परीक्षण आवेश से उसको भाग दे देंगे। तो देखो तीव्रता का मान, बल का सूत्र ये रहा के क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, और ये जो क्यू नॉट है इससे हमने यहाँ भाग दे, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, क्या बच गया, के क्यू बटे आर स्क्वायर। अब देखो तीव्रता का जो मान है, परिमाण है, वो के क्यू बटे आर स्क्वायर हो गया ना। अब देखो मैंने शुरू में कहा था कि हमारे सूत्र के अंदर एक तो वो आवेश आना चाहिए, बिंदु आवेश जिसके कारण हम तीव्रता निकाल रहे हैं, और वो दूरी आनी चाहिए जहाँ निकालनी है। तो सूत्र में के क्यू बटे आर स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया। इसको सूत्र को हमें याद करना है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। अब इसे के का मान 1/4πε0 भी यहाँ रख सकते हो, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जैसे जैसे हम उस बिंदु आवेश से दूर जाएंगे वैसे वैसे तीव्रता का मान तेजी से गिरेगा। देखो अगर मैं एक्स एक्सिस पे दूरी ले लूँ और वाई एक्सिस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले लूँ, तो दूरी के साथ तीव्रता क्या हो रही है, बहुत तेज़ी से कम हो रही है। यानी अगर हम आवेश के नज़दीक हैं, इस आवेश के हम नज़दीक हैं बिल्कुल, तो तीव्रता का मान बहुत ज़्यादा होगा, और अगर इससे दूर चले जाएं तो तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, बहुत तेज़ी से कम होगा। आप इसे इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे मैं इससे आर दूरी पर हूँ,
तो तीव्रता का मान E है। तो अगर मैं इससे 2r दूरी पर चला जाऊंगा, कितनी दूरी पर, 2r दूरी पर, तो तीव्रता का मान जो रह जाएगा वो E/4 रह जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे रह जाएगा वो आप इस सूत्र से निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पर दो अलग अलग केस की तुलना कर सकते हो, E1/E2 बराबर R2/R1 का स्क्वायर, ऐसे ये सूत्र बनेगा। आप इस सूत्र को आगे न्यूमेरिकल्स में भी काम आता है ये, तो ये सूत्र आप न्यूमेरिकल में भी लिख देते हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे आप यहाँ पर बॉक्स बना के कि भाई आपको दो की तुलना करनी है, तो E1/E2 बराबर क्या हो जाएगा, R2/R1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये चीज़ देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो कि ये सदिश राशि है, तो सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा कैसे व्यक्त करें हम, यहाँ हम आर कैप लगा के इसकी दिशा व्यक्त कर देंगे। आर कैप क्या है, इकाई सदिश है जो वेक्टर ई की दिशा को बताएगा। तो आर कैप क्या होगा, जिस तरफ तीव्रता है उस तरफ आर कैप की दिशा है। तो यहाँ पर आर कैप की दिशा किधर होगी, ए बी के अनुदिश होगी। कैसे भाई, ये देखो इस बिंदु पर आपको पता है कि धन आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर तीव्रता की दिशा निकालनी है, तो सबसे पहले आप क्या करो, अक्ष बनाओ और फिर उस बिंदु पर आप बाहर की तरफ एरो लगा दो। तीव्रता की दिशा ये होगी, ये दिशा क्या है, बल की दिशा है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी दिशा में ही लगी तीव्रता भी। तो इस तरह से हमने ये चीज को देख लिया, ठीक है। अब मान लीजिए आप मेरे से पूछते हो कि यहाँ पर आपने तो यहाँ धन आवेश लिया है, अगर यहाँ ऋण आवेश होता तो क्या होता। तो जब इसका परिमाण लिखूंगा मैं तब तो ये ऋण आवेश हो चाहे धन आवेश, परिमाण तो यही रहेगा KQ/R²। लेकिन अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखूंगा तो इसके आगे मैं आर कैप लगाऊंगा, तो आर कैप लगाऊंगा तो देखो फिर क्या होगा। तो देखो अगर -Q आवेश है, जो हमारा बिंदु आवेश है जिसके कारण हम तीव्रता निकाल रहे हैं, अगर वो -Q है तो r दूरी पर तीव्रता का जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, K-Q/R² आर कैप। तो अब ये माइनस चिन्ह जो है वो आर कैप के साथ आ जाएगा, तो माइनस आर कैप हो जाएगा। तो तीव्रता की दिशा क्या होगी, पहले आर कैप के अनुदिश थी, अब माइनस आर कैप के अनुदिश। तो मान तो वही रहा ना KQ/R², सिर्फ तीव्रता की दिशा बदली। तो धन आवेश के कारण तीव्रता क्या होगी, दूर की ओर, और ऋण आवेश के कारण क्या होगी, अंदर की ओर। ये चीज़ हम जानते ही हैं, ठीक है। परिमाण तो पहले के समान हो गया, लेकिन दिशा क्या होगी, पहले से विपरीत दिशा में होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब आता है पराविद्युत माध्यम यानी कुचालक पदार्थ। अगर हम क्या करें, किसी कुचालक पदार्थ में इसका अध्ययन करें, यानी हमने पानी के अंदर आवेश को डाल दिया और फिर उतनी ही दूरी पर तीव्रता ज्ञात करने की कोशिश की। तो अब देखो जब पराविद्युत माध्यम आ जाता है तो तीव्रता का जो सूत्र है वो कैसे चेंज होगा। तो हमने तीव्रता को EM से लिख दिया, मीडियम। तो मीडियम जब आ गया तो इसको कैसे हम चित्र से अगर हम दिखाना चाहें तो मान लीजिए ये मान लीजिए मैंने पानी भर दिया, ठीक है। ये पानी के अंदर एक टब भर दिया और टब में मैंने उस आवेश को रख दिया, Q आवेश को, और वही सेम R दूरी पर मुझे तीव्रता निकालनी है। तो अब फ़र्क क्या पड़ा, फ़र्क ये पड़ा कि अब यहाँ पर क्या हो गया, इसके चारों तरफ क्या आ गया, माध्यम आ गया। माध्यम आने से इस बिंदु पर कौन सी राशि पे फ़र्क पड़ेगा, K पर फ़र्क पड़ेगा। K का मान क्या हो जाएगा, अब 1/4πε0 की जगह ε r और आ जाएगा। जानते हैं हम ε r क्या चीज़ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोई भी माध्यम यानी कौन सा माध्यम, पराविद्युत माध्यम का परावैद्युत नियतांक। जानते हैं ना हम कि ε का मान धातु के लिए अनंत होता है, जल के केस में ये लगभग ε का मान क्या होता है, ε का जल के लिए लगभग 80 से 81-82 तक, अलग अलग बुक्स में अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ है ε। तो इसकी उपस्थिति के कारण, पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति के कारण K में फ़र्क पड़ जाएगा। तो सूत्र में देखो तीव्रता का सूत्र क्या होता है, KQ/R² ये होता है। तो यहाँ K का मान बदल जाएगा, तो K का मान बदल जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, EM बराबर, तो Q/4πε0 के साथ εr R² आ जाएगा। तो देखो यही चीज़ हमने यहाँ की है। तो जैसे ही माध्यम बदला तो तीव्रता को हमने EM लिख दिया और ε0 के साथ εr और लिख दिया हमने नियतांक। तो अब क्या बन गया, तो देखो εr को मैं अलग मानूँ अगर, तो 1/4πε0 Q/R², ये राशि क्या बन गई, ये तो वही बन गई जो वायु या निर्वात में तीव्रता थी। तो यहाँ पर मैंने नोट लगा के इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया है इस विद्युत क्षेत्र से, तो यहाँ मैंने नोट लगा दिया। तो ये E नोट क्या है, असल में वायु या निर्वात में विद्युत तीव्रता जो हम पहले कर रहे थे, जिसका सूत्र कितना है, E बराबर KQ/R² है, जहाँ K का मतलब क्या है, 1/4πε0 Q/R² है। ये वैल्यू जो है इस तरह से है ना। तो ये जो चीज़ है तीव्रता
ये तीव्रता हमने निर्वात में ले ली। अब इसके अपोन में एप्सिलॉन आर बच गया, तो एप्सिलॉन आर इसके अपोन में आ गया। अब ये एप्सिलॉन आर जो है आपको पता है, एप्सिलॉन आर का जो मान होता है यानी पराविद्युत नियतांक का जो मान होता है, ये मान हमेशा एक से ज़्यादा ही होता है, एक या एक से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, वायु या निर्वात के केस में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, 1 से कम तो ये किसी हालत में होता ही नहीं है। 1 से कम क्यों नहीं होता? क्योंकि एप्सिलॉन आर एक अनुपात है किसका? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का। तो ये वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर हो गया। अगर ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है, ये मान लीजिए 2 है, तो किसी भी राशि में अगर हम 2 से भाग देंगे तो उसका आधा कर रहे हैं हम, तो ये मान क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो मान है ये कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा। तो अगर ये 1 से छोटा नहीं होगा तो ये मान हमेशा क्या होगा? इस मान से कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी आवेश को अगर हम पानी में डाल दें तो उतनी ही दूरी पर तीव्रता का मान क्या हो जाएगा? पहले से कम हो जाएगा, तीव्रता पहले से घट जाएगी। तो देखो, माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EM और निर्वात में ये हो गए। तो एप्सिलॉन आर का मान क्या बना? इसको मैं ऊपर ले गया और उसको नीचे ले आया, तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या बन गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम में। ठीक है, तो हम यहाँ से एप्सिलॉन आर यानी किसी भी पराविद्युत पदार्थ के पराविद्युत नियतांक को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? कि कोई भी बिंदु आवेश, ठीक है, उससे निश्चित दूरी पर निर्वात में और माध्यम में विद्युत तीव्रताओं का जो अनुपात होता है वो माध्यम का पराविद्युत नियतांक कहलाता है। यानी हम क्या करेंगे? पहले Q आवेश से R दूरी पर हवा में तीव्रता निकालेंगे, फिर Q आवेश से R दूरी पर पानी के अंदर तीव्रता निकालेंगे। तो हवा में जो तीव्रता आई और पानी में जो तीव्रता आई, उन दोनों का अगर अनुपात निकालेंगे तो पानी का पराविद्युत नियतांक निकल जाएगा। इस तरह से हम ये चीज़ को, तो ये परिभाषा भी आप याद रखना। अब देखो यहाँ पर बताया भी एप्सिलॉन आर का मान 1 से बड़ा होता है, तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो हमेशा एप्सिलॉन से बड़ा होता है। यानी निर्वात में विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है माध्यम की तुलना में हमेशा अधिक ही रहेगा। तो पराविद्युत माध्यम में विद्युत तीव्रता घट जाती है, यानी पानी में डालने से उतनी दूरी पर तीव्रता का मान पहले से कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मान लीजिए ये तो हमने एक आवेश के कारण निकाला है, किसी एक बिंदु आवेश के कारण, कोई भी एक बिंदु आवेश है, उस बिंदु आवेश के कारण जैसे इसका मान Q है, तो इस Q आवेश से R दूरी पर तीव्रता का मान क्या होगा? KQ/R² होगा। और ये निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए ये मान। तो अगर मान लीजिए यहाँ सिर्फ एक आवेश होने नहीं है, बल्कि एक आवेश और है Q', एक आवेश और है Q', एक आवेश और है Q', यानी आवेशों का एक निकाय है। निकाय का मतलब होता है सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी जिसमें बहुत सारे आवेश हों। तो बहुत सारे आवेश हैं मान लीजिए, और इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकालनी है, तो क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? तीव्रता का अध्यारोपण करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि आवेशों के निकाय के कारण परिणामी विद्युत तीव्रता। तो इसमें कुछ नहीं करना, हमें वही सिंपल तरीका है जैसे हमने पहले किया था बल के केस में। तो हम क्या करते हैं? सदिशों का योग कर देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये Q1, Q2, Q3, Q4, Qn ये बिंदु आवेश हैं। इन सब बिंदु आवेशों के कारण एक दूरी है, कोई भी दूरी, हमने एक बिंदु मान लिया यहाँ पर परीक्षण, ये हमने यहाँ पर अध्ययन करना है। ठीक है ना, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा। इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है। अगर एक आवेश हो तो हम सीधा निकाल सकते हैं, एक आवेश के लिए तो ये लिए हमने निकाल लिया, यहाँ तीव्रता आ गई। लेकिन एक दूसरा आवेश है तो दूसरे आवेश के कारण तीव्रता निकाल ली, तीसरा आवेश है तो तीसरे तीव्रता निकाल ली। अब तीव्रता जो है वो सदिश राशि है, और सदिश राशि जो होती है वो सीधा नहीं जुड़ती। ठीक है, उसमें क्या होता है? दिशा का भी महत्व होता है। मान लीजिए आपने 10 न्यूटन का बल इधर लगाया और आपने 20 न्यूटन का बल भी इधर ही लगाया, तो 20 और 10 30 हो गए। लेकिन अगर आप 10 न्यूटन का बल इधर लगा रहे हो और 20 न्यूटन का बल इधर लगा रहे हो, तो अब क्या होगा? अब 10 + 20 थोड़ी होगा, क्योंकि बल सदिश राशि है। तो सदिश राशियों का जो योग होता है उसके नियम होते हैं। ठीक है ना, तो वो उस नियम के आधार पर फिर हम उसको करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास में क्या है कि कोई निकाय है जिसमें n बिंदु आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, Qn है। अब इन सभी आवेशों के कारण हमने एक बिंदु ले लिया, प्रेक्षण बिंदु, जहाँ पे हमें तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? इंडिविजुअल तीव्रताएं निकालेंगे और उन सब का सदिश योग कर देंगे, यानी इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, सब आवेशों के कारण यहाँ तीव्रता निकाल के और उनका सदिश योग कर देंगे। अब ये कुछ नहीं है, ये तो सिंपल न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ होता है। तो इसमें हमने जैसे पहला आवेश है हमारा, पहले आवेश के कारण यहाँ तीव्रता निकालनी है, तो KQ1/R1 नॉट स्क्वायर R1 नॉट कैप हो गया। मतलब इस आवेश से इस बिंदु की दूरी जो है मैंने R1 नॉट ले ली।
और इसी दिशा में मैंने इकाई सदिश ले लिया r1 नॉट, बस। तो ये सूत्र लिख दिया मैंने। वही सूत्र है सेम। इसी तरह से दूसरे आवेश के कारण, इसी तरह से nवें आवेश के कारण, सब आवेश के कारण तीव्रताओं को हमने सदिश रूप में लिख के इस तरह से लिख दिया। अब सब में क्या आ रहा है, इकाई सदिश आ रहा है, और ये इकाई सदिश अलग अलग दिशाओं में। कैसे, देखो Q1 आवेश के कारण तीव्रता की दिशा इधर होगी, Q2 आवेश के कारण तीव्रता की दिशा ये होगी, Q3 आवेश के कारण तीव्रता की दिशा ये होगी, और Qn ऐसे ही आवेश है उसके कारण तीव्रता की दिशा ये होगी। तो ये इकाई सदिश है, ये अलग अलग दिशाओं में, ये सब अलग अलग दिशाओं में है। तो परिणामी तीव्रता अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सबका सदिश योग कर देंगे, और फिर बाद में क्या करेंगे, देखो इसमें एक चीज़ रिपीट हो रही है, Q1 फिर Q2 फिर Q3 फिर Q4, ऐसे यहाँ पर R1 नॉट R2 नॉट। तो हम क्या करते हैं, इसको सबको सम अप करके एक साथ लिख दें समेशन लगा के। तो K QI RI नॉट स्क्वायर, I की वैल्यू जो होगी वो 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, ये 1 से स्टार्ट हो रही है और N तक जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या करा, तीव्रता को यहाँ पर, परिणामी तीव्रता को यहाँ पे लिख दिया। तो हमारी परिणामी तीव्रता ये जो चीज़ है, ये यहाँ पर ऐसे कोई काम नहीं आती, ये किस में काम आएगी, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगी, ठीक है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वो आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब देखिए, हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की, उसको हम देख नहीं पा रहे, हम उस विद्युत क्षेत्र को देख नहीं पाते कि ये विद्युत क्षेत्र जो है हमारा, ये किस तरफ है, क्या क्या सब कुछ है, वो चीज़ हम देख नहीं पा रहे। तो हम क्या करते हैं कि विद्युत क्षेत्र को देखने के लिए कि विद्युत क्षेत्र है, उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ वहाँ पर प्रयास करते हैं। तो हम क्या करते हैं, वहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब ये काल्पनिक बात है, ये एक काल्पनिक बात है, एक कल्पना करेंगे हम। कैसी कल्पना करेंगे कि जैसे मान लो मैं यहाँ पर, देखो ये लाइनें खींच रहा हूँ ना, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कर्व्ड लाइन है, ये कर्व्ड लाइन है, हमने ड्रॉ कर ली। ऐसे मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब आप इसे इमेजिन कर रहे हो, जैसे ही मैं पेन उठाऊंगा ये गायब हो जाएंगे, इस तरह से सेम यही होता है। यानी हमको इमेजिन करना है कि यहाँ पर कुछ है, तो उससे हमें विद्युत क्षेत्र का अध्ययन हम बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं कि मान लीजिए इस जगह पर विद्युत क्षेत्र की ये दिशा है, इस जगह पर विद्युत क्षेत्र की ये दिशा है, इस जगह पर विद्युत क्षेत्र की ये दिशा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इमेजिनरी, ये एक कर्व है, मैंने ड्रॉ किया। अब खासियत क्या है इस कर्व की, कि इस बिंदु पर ये जो तीव्रता की दिशा है, ये इस पर यहाँ पर स्पर्श रेखीय है। इस बिंदु पर ये जो तीव्रता की दिशा है, ये इस पर स्पर्श रेखीय है। इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा इस पर स्पर्श रेखीय है। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये एक कर्वेचर जो ड्रॉ की है, इस तरह से ये वक्राकार रेखा जो ड्रॉ की है, इस वक्राकार रेखा को हम उस क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र रेखा कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, विद्युत क्षेत्र रेखा। अब ये विद्युत क्षेत्र रेखा क्यों हुई, ये क्यों नहीं हुई, ये भी तो ड्रॉ कर सकते थे हम ऐसे करके, ये नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा वो काल्पनिक वक्राकार या सीधी रेखा होती है जिसके प्रत्येक बिंदु पर, कोई भी बिंदु ले लो आप, इसका कोई भी बिंदु ले लो, प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। उस बिंदु पर उस विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिणामी दिशा है वो इधर है, और ये दिशा जो है, ये जो हमने रेखा ड्रॉ की है, ये कर्वेचर जो ड्रॉ किया है, इस पर ये क्या है, टेंजेंटल है। इस पॉइंट पर ये टेंजेंटल है, इस पॉइंट पर ये टेंजेंटल डायरेक्शन है, इस पॉइंट पर ये टेंजेंटल, यानी स्पर्श रेखीय है। क्या है, स्पर्श रेखीय, स्पर्श रेखीय दिशा में। तो इस तरह से हमने जो लाइन ड्रॉ की, यानी जो कर्वेचर ड्रॉ किया, ये जो वक्राकार रेखा ड्रॉ की है, जो कल्पना की हमने, वो रेखा आप क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र रेखा। कंडीशन क्या हुई कि उसके किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करेगी। यानी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की इधर और कहीं दिशा नहीं है, सिर्फ इस पर स्पर्श रेखीय दिशा में। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की स्पर्श रेखीय दिशा में इधर है, परिणामी विद्युत क्षेत्र ये है। तो आप इस बात को समझ लो पहले। दूसरी बात, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा मैंने ड्रॉ की है, ये कैसी भी शेप की हो सकती है, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है ऐसे, यानी ये एक समान विद्युत क्षेत्र जब आएगा तो ये इस तरह से होंगी, इस तरह भी हो सकती है, ठीक है। ये कर्व लाइन ऐसी भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है।
अब इन जो मैंने ये लाइंस ड्रॉ की हैं, ये किस मेथड से, किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं? क्या हम इनको और ज़्यादा नज़दीक बना सकते हैं? बिल्कुल आप बना सकते हो, ये आपके हाथ में है, आप इनको कितना ही घना बना सकते हो, ठीक है। इनको आप कितना ही घना बना सकते हो, इनकी डेंसिटी आप कितनी भी ले सकते हो। फिर आप कहोगे कि जी हमें तो ऐसे बताया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो घनत्व होता है वो किसी जगह विद्युत तीव्रता को व्यक्त करता है, यानी जहाँ पर घनत्व ज़्यादा है वहाँ तीव्रता ज़्यादा है, जहाँ घनत्व कम है वहाँ तीव्रता कम है। तो उस चीज़ का भी मैं आपको बताऊंगा कि असल में क्या होता है, वो तुलनात्मक अध्ययन होता है। आप एक बार लाइन ड्रॉ कर लो, जितनी करनी है आपने, 1000 लाइन ड्रॉ कर लो, चाहे 1 लाख लाइन ड्रॉ कर लो, कितनी कर लो, फिर उसके बाद में आप घनत्व को अध्ययन करोगे। ऐसा नहीं है कि आप दो अलग अलग पॉइंट पर एक पे ज़्यादा ड्रॉ कर लिए, एक पे कम ड्रॉ कर लिए और वहाँ पर आप घनत्व का अध्ययन कर रहे हो। वो मैं आपको अभी समझाऊंगा मैं क्या कह रहा हूँ उस बात का। तो सबसे पहले हम परिभाषा को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम क्या कहना है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र वे काल्पनिक सीधी अथवा वक्राकार रेखाएं जिनके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उन बिंदुओं पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। ये काल्पनिक होती हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये काल्पनिक होती हैं, ये काल्पनिक है, ये कल्पना की है हमने, विद्युत क्षेत्र में कल्पना की है। तो इस बिंदु पर देखो स्पर्श रेखा इस दिशा में, तो ये परिणामी तीव्रता होगी इस बिंदु में। इस बिंदु पर देखो स्पर्श रेखा इस दिशा में, तो ये परिणामी तीव्रता होगी इस दिशा में, ठीक है। और इसमें ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे स्पर्श रेखा का मतलब ही नहीं है, इसी दिशा में आएगी स्पर्श रेखा। अब बात आती है कि अगर हम धन आवेश लें, तो धन आवेश की जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी कैसी होंगी, तो वो क्या होंगी, वो इस तरह से होंगी, इस तरह से। इस तरह का मतलब ये बाहर की तरफ है, इसको बोलते हैं हम त्रिज्यीय बाहर की तरफ, त्रिज्यीय दिशा। अगर हम यहाँ पर एक गोला मान लें इस तरह से, तो ये सब गोले की त्रिज्या है और उस गोले के केंद्र पर आवेश रखा हुआ है, तो त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होती है, ऐसे त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होती है। और अगर धन आवेश की जगह ऋण आवेश है तो सेम वही अंदर की ओर हो जाएंगे, सेम वही अंदर की ओर, सेम वही अंदर की ओर, सेम वही अंदर की। तो धन आवेश के कारण तीव्रता बाहर की और ऋण आवेश के कारण भीतर की ओर होती है। तो अब देखो अगर धन और ऋण दोनों आवेश हैं तो अब एक जना पूछता है कि ये जाएंगी कहाँ, फिर ये चलती रहेंगी, अनंत तक जाएंगी ये। और एक जना पूछता है कि अनंत तक जाएंगी, मैं हाँ बिल्कुल अनंत तक जाएंगी, इन क्षेत्र रेखाओं को आप अनंत तक खींच सकते हो। और एक जना कहता है कि क्या ये यहाँ जाके ख़त्म हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। अब वो ख़त्म यहाँ क्यों होती हैं उसका कारण बताता हूँ। कि मान लीजिए एक धन आवेश है और उसी के पास एक ऋण आवेश पड़ा है, तो धन आवेश की टेंडेंसी क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को इमिट करने की, यानी निकालने की। और ऋण आवेश की टेंडेंसी क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को अब्जॉर्ब करने की, यानी उनको एलिमिनेट करने की, उनको वैनिश करने की, उनको ख़त्म करने की। तो देखो ये देखो ख़त्म हो रही है ना क्षेत्र रेखा, यहाँ पर आकर के ये ख़त्म हो गई, ये ख़त्म हो गई, यानी इसके अंदर समा गई। तो धन आवेश से बल रेखा निकलती है, बल रेखा नहीं बोलेंगे, क्षेत्र रेखा बोलेंगे। तो विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती है, धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती है। समझ गए बात को। तो अगर मान लीजिए कोई क्षेत्र रेखा खींची मैंने और अचानक मैंने यहाँ पर उसको गायब कर दिया और फिर वापस यहाँ से शुरू किया, तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पर एक ऋण आवेश है, और यहाँ से दोबारा शुरू किया तो इसका समझ लीजिए यहाँ धन आवेश है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। अब अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अभी इसकी पर और आपको गुण बताऊंगा उसमें, अभी मैं एक बार विद्युत क्षेत्र रेखाएं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। अब देखो अगर दो धनावेश नज़दीक है, एक ये और ये, तो क्या होगा, इसकी क्षेत्र रेखा और इसकी क्षेत्र रेखा एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगी, इनमें प्रतिकर्षण लगेगा क्षेत्र रेखाओं में, ठीक है। और अगर मान लीजिए दो वही सेम दो ऋण आवेश है, तो इसकी क्षेत्र रेखा और इसकी क्षेत्र रेखाएं भी एक दूसरे से क्या होंगी, प्रतिकर्षित, यानी समान आवेशों की क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिकर्षित होती हैं, ठीक है। तो फिर आप पूछोगे विपरीत आवेश का क्या होता है, तो देखो विपरीत आवेश की क्षेत्र रेखाएं आकर्षित होती हैं इस तरह से, ये देखो विद्युत विपरीत क्षेत्र आकर्षित। अब आता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्षेत्र, इस पर 100% क्वेश्चन आता ही आता है। 100% का मतलब है मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आता ही है, और उसमें मोस्ट प्रोबेबली कौन सा क्वेश्चन मेनली आता है वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं, विशेषता क्या चीज़ है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो हम मान रहे हैं। सबसे पहली बात कि क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, धन से निकली ऋण पर समाप्त हो गई। तो अगर किसी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं अचानक किसी स्पेस में जाकर, किसी क्षेत्र में जाकर समाप्त हो जाती हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर ऋण आवेश है, ठीक है। बिना ऋण आवेश के ये कहीं समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, तो क्या ये धनावेश से निकल के वापस धनावेश में ऐसे आ सकती हैं, यानी क्या ये बंद वक्र बना सकती हैं। जैसे यहाँ एक धनावेश मान लिया मैंने, धनावेश से निकली और वापस धनावेश में आ गई,
बंद वक्र का तो यही मतलब हुआ, नहीं, कभी भी बंद वक्र नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगी? क्योंकि ये धन से निकलती हैं, वापस धन में कभी नहीं आती। तो धन से निकलती हैं तो वापस धन में अगर नहीं आती तो बंद वक्र कैसे बनेगा? अब आप सोचोगे कि ये देखो जी, ये बंद वक्र ही तो है, ये ऐसे करके ऐसे और ये ऐसे बंद वक्र बन गया। नहीं, ये बंद वक्र नहीं है। बंद वक्र का मतलब है कि किसी वक्र में एक ही ऑर्डर में चलते हुए, तो आप इधर चले तो आप मान लीजिए क्लॉकवाइज चल रहे हो, तो क्लॉकवाइज चल के वापस वहाँ पहुँच जाओ, उसको बंद वक्र बोलेंगे हम। तो जब इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, तो ये बंद वक्र है। ये बंद वक्र नहीं है ऐसे, समझ गए? तो ये तो इधर से ऐसे जा रही है, खत्म हो गई, ये इधर से ऐसे जा रही है, खत्म हो गई। तो धन से निकल करके ऋण पे खत्म हो जाती हैं, बंद वक्र नहीं बनाती। याद रखना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि ये धन से निकलकर ऋण पर समाप्त हो जाती हैं, ऋण से धन की तरफ कभी नहीं जाती, इसलिए बंद वक्र नहीं बनाती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाती हैं, वो अगले लेसन में आएगा, वो आगे पढ़ेंगे हम। दूसरा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं कभी भी आपस में कटती नहीं है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में कटती नहीं है। क्यों नहीं कटती हैं? उसका कारण आपको पता है। अगर आपने विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा पढ़ी है ध्यान से, तो आप जानते हो कि एक ही बिंदु पर जब क्षेत्र रेखाएं कटेंगी तो क्या होगा, उस बिंदु पर दो परिणामी विद्युत क्षेत्र बन जाएंगे, दो अलग अलग दिशाओं में, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये देखो, एक क्षेत्र रेखा ये हो गई, एक क्षेत्र रेखा ये हो गई, दोनों मान लो यहाँ कट गई, तो एक क्षेत्र रेखा पर तो स्पर्श रेखा इधर आ रही है, और उसी बिंदु पर एक क्षेत्र रेखा पर स्पर्श रेखा इधर आ रही है, यानी एक ही बिंदु पर दो अलग अलग दिशाओं में परिणामी विद्युत क्षेत्र हो गए। अब एक बिंदु पर परिणामी तो एक ही तरफ ही होगा, परिणामी शब्द का अर्थ तो मतलब रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट तो एक ही तरफ होगा। दो रिजल्टेंट थोड़ी हो सकते हैं एक जगह पर, नहीं हो सकते ना। तो इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में कटती नहीं। क्यों? क्योंकि यदि वो कटेंगी तो कटान बिंदु पर दो अलग अलग दिशाओं में परिणामी विद्युत क्षेत्र व्यक्त करेगा, जो कि संभव नहीं है। तो होगा क्या फिर? ये क्षेत्र रेखा ऐसे आएगी, जैसी कटने वाली होगी इधर निकल जाएगी, दूसरी क्षेत्र रेखा इधर से आएगी, ऐसे करके ऐसे निकल जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, समझ गए? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कटती नहीं है। कारण पूछते हैं, कारण आपको बता दिया। तीसरा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व किसी स्थान पर विद्युत तीव्रता के परिमाण को व्यक्त करता है। अब ये वो बात आ गई जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि आपने क्या करना है, किसी भी क्षेत्र में आपने क्षेत्र रेखाएं ड्रॉ कर लेनी है। ये देखो, मान लीजिए हमारा ये एक आवेश है, बिंदु आवेश, तो इसके कारण आप जानते हो त्रिज्यीय दिशा में होती हैं क्षेत्र रेखाएं। बाहर की तरफ मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, इस तरह देखो, ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है। चारों तरफ ड्रॉ कर सकता हूँ मैं ऐसे करके ऐसे, लेकिन मुझे चारों तरफ की एक बार ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसी डायरेक्शन में दिखाता हूँ एक बार। ये ऐसे मैंने ड्रॉ कर दी, ये आपको दिख रही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या करा, एक वृत्ताकार क्षेत्रफल लिया, वृत्ताकार, ये दोनों वृत्ताकार क्षेत्रफल बराबर मान के हैं, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है। एक को तो मैंने इसके बिल्कुल नज़दीक रख दिया और इसको मैंने एक को थोड़ा दूर पे रखा। अब देखने मात्र से पता चल रहा है कि इसमें से जो क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं वो कितनी है, 1 2 3 4, और इसमें से जो क्षेत्र रेखाएं निकल रही है वो सिर्फ एक निकल रही है ना। तो ये जो क्षेत्र रेखाएं इसमें से निकल रही हैं, तो इसके इकाई क्षेत्रफल से जो क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, जिसको हम घनत्व बोलेंगे, संख्या घनत्व, क्या बोलेंगे उसको, संख्या घनत्व। तो कहाँ पर संख्या घनत्व ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है या यहाँ ज़्यादा है? ऑब्वियसली यहाँ ज़्यादा है, यहाँ संख्या घनत्व ज़्यादा है ना, और यहाँ क्या है, बहुत कम है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। तो आपने क्षेत्र रेखाओं द्वारा ये बात देखी कि जहाँ क्षेत्र रेखाओं का संख्या घनत्व अधिक है वहाँ विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, और जहाँ क्षेत्र रेखाओं का संख्या घनत्व कम है वहाँ विद्युत क्षेत्र कम होगा। तो इस पृष्ठ, ये जो मैंने माना है, इसमें से ज़्यादा क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं और इसमें से कम निकल रही हैं। तो यहाँ घनत्व ज़्यादा है, यहाँ घनत्व कम है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, यहाँ कम। अब देखो, यहाँ विद्युत क्षेत्र ज़्यादा, आपको पता है कि ये बिंदु आवेश के नज़दीक है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, क्योंकि आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जानते हो, KQ/R², यानी E समानुपाती 1/R²। तो R अगर नज़दीक हो आप तो E ज़्यादा होगा, और R अगर R का मान बढ़ जाए यानी दूरी बढ़ेगी तो E का मान कम होगा। तो ये दूरी बढ़ गए हैं देखो यहाँ से, तो यहाँ पर E का मान क्या होगा, कम होएगा, वैसे भी जानते हो आप। तो संख्या घनत्व से भी आपको ये चीज़ पता चलेगी। अब दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी मर्जी से क्षेत्र रेखाएं ड्रॉ कर सकते हो। तो आप में से एक जना कहता है कि मान लो यहाँ पर मैंने और क्षेत्र रेखाएं ड्रॉ कर लेता हूँ, कर लो।
आपने मान लो यहाँ 4 क्षेत्र रेखाएं और ड्रॉ कर ली, लेकिन ये 4 क्षेत्र रेखाएं जब आप ड्रॉ करोगे तो कोई ये यहाँ से थोड़ी पैदा हो रही हैं, इनको आप पीछे बढ़ाओगे तो ये कहाँ से आएंगी, ये क्यू आवेश से ही आएंगी। और अगर क्यू आवेश से आएंगे तो यहाँ पर 4 क्षेत्र रेखाएं और बढ़ गई, यहाँ पर आपने 4 बढ़ाई तो यहाँ भी 4 बढ़ गई, तो यहाँ संख्या घनत्व तो फिर ज़्यादा ही रहा। तो इस तरह से ये कन्फ्यूजन है, उसको आप क्लियर कर लेना कि क्षेत्र रेखाएं हम खुद ड्रॉ करते हैं लेकिन हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो यहाँ की तुलना में यहाँ अध्ययन करेंगे। हम यहीं पर क्षेत्र रेखाएं और ड्रॉ करके और फिर इसके साथ अध्ययन नहीं करेंगे। ये क्षेत्र रेखाएं कहाँ से आई, यहाँ से पूरा यहाँ तक ड्रॉ करेंगे फिर हम इनको, तो यहाँ क्षेत्र रेखाएं हमेशा ज़्यादा होंगी यहाँ से। तो जहाँ पर संख्या घनत्व ज़्यादा है क्षेत्र रेखाओं का, वहाँ विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, जहाँ कम है वहाँ कम होगा। अब आता है समविभव। ऐसा पृष्ठ जिस पर विद्युत विभव एक समान होता है उसको समविभव पृष्ठ कहते हैं। ये आगे चल करके हमारा टॉपिक है। तो समविभव पृष्ठ जो होता है उस पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये जैसे पृष्ठ है इस पर लंबवत होंगी क्षेत्र रेखाएं, ये क्षेत्र रेखाएं इस पर लंबवत होंगी। अब समविभव पृष्ठ का उदाहरण बताता हूँ। जितने भी मेटल होते हैं, धातु जो भी है, चाहे वो आवेशित है चाहे वो निरावेशित है, उस पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है सतह के ऊपर वो हमेशा लंबवत रहती है। विद्युत क्षेत्र हमेशा उस पर सतह पर क्या रहता है, लंबवत। अगर धातु आवेशित है तो उसका पृष्ठ जो होता है वो समविभव पृष्ठ होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, ये हमने एक समान विद्युत क्षेत्र था ऐसे, ठीक है। जैसे ही मैंने वहाँ धातु की एक प्लेट ला के रखी, ये इसकी मोटाई है। असल में धातु इस तरह से, धातु की प्लेट ऐसे ऐसे समझो आप इसको, इस तरह से ही। तो इसकी मोटाई दिख रही है आपको, ये इसकी, ये समझ गए ना, ये मोटाई दिख रही है आपको, ये वाली मोटाई है इसकी। तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र गायब हो गया, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्षेत्र रेखाओं को अवशोषित कर लेता है और इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हो वो सारे के सारे भाग के इधर आ जाते हैं। आप जानते हो धातु के अंदर प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन भाग के यहाँ आ जाते हैं इस सतह पर। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इन क्षेत्र रेखाओं को कैप्चर कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे तो ये कहाँ से आएंगे, ये किसी आयन से, किसी परमाणु से निकल के आएंगे। अब जैसे कॉपर है तो कॉपर में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पीछे क्या बच गया, Cu+2 बच गया ना। तो वो जो कॉपर के आयन हैं, धन आयन, वो इधर आ जाएंगे। ठीक है। तो ये विद्युत उदासीन ही रहा, आवेशित तो नहीं हुआ, विद्युत उदासीन रहा। अब यहाँ पर धनावेश आ गया तो ये धनावेश क्या करेंगे, क्षेत्र रेखाएं इस तरह से वापस इमिट कर देंगे। तो देखो अंदर इसके क्षेत्र रेखाएं नहीं है, इसकी भी हम आगे चल के अध्ययन करेंगे। अभी हमारा टॉपिक है कि समविभव पृष्ठ पर क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती हैं। देखो लंबवत है ना। इस तरह से एक किताब में, एक NCERT की बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है। एक धातु के गोले को रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में, और फिर उसमें चित्र दिखा रखे हैं कई, तो उनमें सही चित्र ये है। ये देखो विद्युत क्षेत्र रेखा सतह पर ये ऐसे चलते चलते लंबवत गिरती है 90 डिग्री कोण, ये ऐसे नहीं जाएगी सीधी। अगर ऐसे बनाते हैं हम डायग्राम, ऐसे बनाते हैं तो गलत है, क्योंकि यहाँ देखो ये 90 डिग्री कोण नहीं बन रहा। तो ये क्षेत्र रेखा ऐसे चलते चलते ऐसे घूम जाएगी, इधर से ये ऐसे चलते ऐसे ऐसे निकलेगी। ठीक है। और ये वाली क्षेत्र रेखाएं सीधा निकल जाएंगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।